सभी छोटे बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभाशीष। आशा करता हूं कि आप सभी छोटे बहन भाई बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का आपके परिवार में आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं एक बार मैं उनके नाम से उन्हें ठीक ना रिप्रेजेंट कर देता हूं। कौन कौन है? निर्भय सिंह है, सबसे पहला नाम जो आया है मेरे सामने। रौनक यादव है, नरेंद्र जी हैं, अनामिका है, मेनका जी हैं, विष्णु है, टुनटुन है, राहुल कश्यप जी हैं, निशा कुमारी हैं, तनु जी हैं, जानवी निषाद हैं, अंकित कुमार हैं, सुनील कुमार जी हैं, शिवानी जी हैं, प्रियंका भारती जी हैं, मोहम्मद अजमल जी हैं, आकाश कुमार वर्मा है, रितिका है, नागेंद्र सिंह है, गर्मा है, प्रियंका जी हैं और मनीष कुमार हैं, शिवम पाल हैं, सिफानाथ जी हैं, तनु त्यागी हैं, रूबी शर्मा हैं और जी ओम प्रकाश जी हैं, रोहित हैं, खुशी हैं, शक्कू गुप्ता, उत्तम गुप्ता हैं, प्रतीक्षा शुक्ला जी हैं, मुकेश सोनी हैं, सनी कुमार जी हैं, चलिए हिमांशु गौतम जी भी हैं, त्रिषा राय हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, देखिए जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कल का लेक्चर हुआ था, कल के लेक्चर में शुरुआत में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे। आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास हमारी बार बार रिपीट हो रही है, मतलब मोस्टली ऑफ स्टूडेंट के साथ यही था और एकदम से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ठीक है, तो फिर हमने उस ठीक ना सेशन को वहीं पर खत्म करके हम तुरंत ठीक ना नेक्स्ट मिनट अगला सेशन लेकर आए थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपने ठीक है वो क्लास बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है ना, वो आपकी अपलोड हो चुकी है, आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, थोड़ी सी देर वो प्रोसेसिंग में थी क्लास, ठीक है, अब हो चुकी है। कभी कभी ऐसा टेक्निकल इश्यू आ जाता है, लेकिन ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी क्लास जो है वो शार्प ठीक है 5 PM स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ठीक है अपने लेक्चर को। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में सर कहां पर थे त्रिषा बेटा? हम लोग लास्ट लेक्चर में थे ठीक है ना, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, देखो ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भैया जी विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। मैंने कल क्या बताया था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारे देश के संविधान का अध्ययन किया तो उन्होंने हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब हमारा संविधान निर्मित किया तो उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। ठीक है, और 60 देशों के संविधानों के अध्ययन के उपरांत उनको जो भी प्रावधान ठीक है हमारी राज व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था के अनुरूप लगे, उनको ऐसा लगा कि बेसिकली हमारे शासन व्यवस्था में ये प्रोविजंस ठीक है इस कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर इस शासन व्यवस्था के ठीक है डाले जाने चाहिए, या तो ज्यों का त्यों डाला जाना चाहिए या फिर उनमें थोड़े बहुत संशोधन हो जाए जो हमारी शासन व्यवस्था को ठीक है फॉलो करते हो, जो हमारी शासन व्यवस्था के लिए रीजनेबल हो। तो उन्होंने उन प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो कुल मिलाकर देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि संविधान निर्माताओं ने लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और हमने उनसे उन प्रोविजंस को अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि हमारा संविधान उधार का थैला है, इसमें कुछ भी मौलिकता अथवा नवीनता नहीं है, तो ये बात बहुत गलत है। मैंने आपको कल बताया था कि जब हम किसी भी नए कार्य को करते हैं, किसी भी नवीन कार्य को करते हैं, तो पहले के ज्ञान विज्ञान को आधार बनाया जाना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, इससे समय की, धन की और संसाधनों की बचत भी होती है। और ठीक है 3 एलिमेंट्स तो बेसिकली बचते ही बचते हैं, समय, धन और संसाधन। हो सकता है कि कुछ हमें ऐसे विकल्प भी मिल जाएं जो हमारे थॉट प्रोसेस में हो ही ना और जो पहले से उपस्थित हो, है ना। ऑब्वियस ये बात है, हमारे संविधान निर्माताओं को भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज मिले थे जो उनके दिमाग में नहीं होंगे, लेकिन जो उन्होंने जब उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया तब उनको पता चला कि यार इस देश के संविधान में तो ये वाला प्रोविजन है, ये वाला प्रोविजन हमारे देश के शासन व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सटीक रहेगा और इससे हम बेहतर लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और हमारे संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई भी पूछे कि हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो आप कहेंगे कि हमारे संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव भैया जी किसका है? सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव। और ये जो बेटा 1935 का भारत शासन अधिनियम है ना, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने लगभग 200 प्रावधान लिए हैं, 200 प्रोविजंस सीधे सीधे लिए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 200 प्रोविजंस ऐसे हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ठीक है लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। और ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बेसिकली भारत के संदर्भ में ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया हुआ ठीक है एक एक्ट है, जो भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। और ऐसा ही था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो उस समय ये होता था कि ब्रिटिश संसद से हमारे देश की शासन व्यवस्था में ठीक है किन किन तत्वों का समावेश किया जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो भी नियम कानून बनते थे वह ब्रिटेन की संसद से ही बनते थे। तो ऐसे ही ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये भी ब्रिटेन की संसद से ही बना था। उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं रहा होगा। ठीक है, ये तो इश्यू आपका रिसॉल्व हो गया। तो सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम से है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग हमने ठीक है 200 प्रावधान शामिल किए हैं। ठीक है, चलिए, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है, एक बार हम इस बात को ठीक है रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया है, क्योंकि जब जिक्र आ ही गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो उसको डिस्कस करना ठीक है अच्छा रहेगा, और ना डिस्कस करें तो बच्चे ये बेईमानी है। बेशक ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, और यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि जब किसी भी चीज का रेफरेंस आ गया तो उसे फिर बच्चों को बिल्कुल खुल के बताओ। ठीक है ना, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, वहां से ध्यान रखना, सबसे पहले हमने फेडरल सिस्टम, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघीय व्यवस्था वो हमने 1935 के भारत शासन से ली है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक केंद्र है और उसके घटक हैं, ठीक है, जिनको हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो इसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें केंद्र और केंद्र के कंपोनेंट्स हैं, और ये दोनों मिलकर हमारे पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, और हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित किए हुए हैं। तो हमने संघीय व्यवस्था ली है। ठीक है, इसके बाद हमने द ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय भी हमने यहीं से लिया है। तो भैया जी क्या लिया है हमने यहाँ से, राज्यपाल का कार्यालय। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के कार्यालय को भी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही भैया जी ग्रहण किया है। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर भी हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है। उस 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। मैं आपको अनुसूचियां बताऊंगा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। क्या बोलते हैं बाबू, इनको हम बोलते हैं शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। तो ये जो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां है ना, 3 सूचियां हैं शक्तियों के वितरण की, और ये शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां सर कौन कौन सी हैं? तो ये जो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हैं सर, ये 3 सूचियां आपके सामने हैं। नंबर फर्स्ट सबसे पहली है, ठीक है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची। दूसरी है जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची, ठीक है, स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं सर? स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और तीसरी सूची जो है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि भैया जी ये समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची है। तो शक्तियों के वितरण की जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनको भी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये हमने भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। इसके अलावा और हमने क्या लिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, वो भी हमने यहीं से लिए हैं। ध्यान रखना है, क्या लिए हैं हमने? आपातकालीन प्रावधानों को भी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। ये बात सबको समझ में आई? तो अभी तक मैंने आपको कितने प्रोविजंस पता है? फेडरल सिस्टम लिया, द ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली, आपातकालीन प्रावधान लिया। इसके अलावा हमने, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग एक्चुअली, तो हमने लोक सेवा आयोग को भी यहीं से लिया है। कहां से लिया है सर? हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया है। तो ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि सर हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है। ठीक है, हालांकि कल हम देख चुके थे, लेकिन एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि ये जो आपके नोट्स हैं, नोट्स क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी बुक की है। ठीक है ना, ये आपकी बुक की कटिंग है। जिस पेज के बारे में मैं बात कर रहा था कि ऐसे पेज होंगे, उन पेजों में लिखा हुआ होगा, तो एक्चुअली वो बच्चे यही है। ठीक है, चलिए आइए, तो दिगंबर यहां पर देखिए, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग अनुष्का कुमारी, हिमांशु जी, वेरी गुड इवनिंग। आइए अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं?
जी, किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं? तो सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया। यहां पर देखिए, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। देखिए, ये जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हों, ठीक है, तो इन 4 कैंडिडेटों में से डज नॉट मैटर, ठीक है, कि जो मतदाता हैं, ठीक है ना, मतदाता का 50% प्लस 1 मिल रहा है उनको। जैसे मान के चलिए कि टोटल वोटर्स है 1000, टोटल वोटर्स है 1000, उन 1000 वोटर्स ने, ठीक है, चारों कैंडिडेट्स को वोट डाले, ठीक है, एक वोटर एक ही को वोट कर सकता है, ठीक है ना, तो 1000, ठीक है, वोटर्स है, 1000 वोटर्स है, कुल मिलाकर आप मान के चलिए कि हम सब लोग मिलकर कितने हैं, 1000 वोटर हैं, हम सब लोग वोटर हैं जिस क्लास में है, ठीक है, और हम लोगों ने, ठीक है ना, अपने कैंडिडेट्स को वोट डाले। 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन एक वोटर एक ही कैंडिडेट को वोट कर सकता है केवल, ठीक है, ध्यान रखना। तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, वो ही जीत जाएगा, चाहे बेशक किसी कैंडिडेट को किसी दूसरे से एक ही फालतू वोट मिले, वो जीत जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो क्या होगा बेटा, वो चुनाव में जीत जाएगा। लेकिन एक वोटर केवल एक ही कैंडिडेट को वोट कर सकता है, नंबर फर्स्ट। और दूसरा, यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बेसिकली वही कैंडिडेट जीतेगा जिसको डाले गए वोटों का इतना परसेंट मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, ठीक है, वो जीत जाएगा। तो ये भैया जी हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है, क्लियर है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ठीक है ना। आप सभी को हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो क्योंकि बैकग्राउंड ऐसी है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया। इसके बाद ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर सरकार का संसदीय स्वरूप मतलब संसदीय व्यवस्था, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है, विधि का शासन, ठीक है, ये हमने लिया है विधि का शासन। और कानून निर्माण की विधि, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। और विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, तो विधायिका में जो अध्यक्ष का पद है और उनकी भूमिका, तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट्स है, ये हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो और, ठीक है ना, जो लिए गए प्रोविजंस है, वो मैंने कल आपको लिखा दिए थे। जो और प्रोविजंस हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, वो मैंने लिखा दिए थे। आज यहाँ पर हमको, ठीक है, 2-3 और नए, ठीक है, प्रोविजंस देखने को मिले। वो कौन कौन से? कि भैया जी संसदीय व्यवस्था, चलो ठीक है, ये तो हमने कल भी देख लिया था कि भाई संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, ये तो हमारा क्लियर हो गया, संसदीय व्यवस्था। इसके अलावा सर, ठीक है, विधि का शासन, विधि का शासन। अब विधि का शासन मैंने आपको आर्टिकल 14 में बताया है कि नहीं? बताओ बच्चे, ठीक है, विधि के शासन को आप सब लोग बताओ मेरे छोटे बहन भाइयों। मैंने विधि के शासन को आर्टिकल 14 में बताया है ना, जिसमें बोला गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष क्षमता। विधि की समक्ष क्षमता ही विधि का शासन है, जिसमें बोला गया है कि कानून से कोई ऊंचा नहीं हो सकता, कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक, किसी की भी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हैसियत कितनी भी ऊंची क्यों ना सही, किसी की भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हैसियत कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना सही, कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, सभी को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। बात समझ में? तो कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है ना, चाहे कोई, ठीक है, अंबानी हो, चाहे कोई गरीब हो, ठीक है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या फिर कोई एक आम नागरिक हो, कानून सभी के लिए समान है। अगर कोई भी कानून की अवहेलना करेगा तो भैया जी, ठीक है, ये जो हमारा विधि है, ये नागरिकों के मध्य किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, कानून सभी के समक्ष समान होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, दीप्ति भटनागर, मैं चैट तभी देखूंगा जब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। अब इसके बाद विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, ठीक है ना, कुल मिलाकर। और क्या लिया है हमने यहां से? कानून निर्माण की विधि, कानून निर्माण की विधि। तो ये जो कानून निर्माण की विधि है, इस कानून निर्माण की विधि को भी हमने भैया जी कहां से लिया है? तो हमने कानून निर्माण की विधि को भी बच्चे एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब आयरलैंड का संविधान, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आयरलैंड का संविधान से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो 2 एलिमेंट्स और हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, वो मैंने आपको बता दिया था। एक तो हम राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड करते हैं, जो बेसिकली साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, आपका अगला चैप्टर ही बेसिकली निर्वाचन है, ठीक है, निर्वाचन पद्धति जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से देखो, आपकी जो प्रियम्बल है ना, जो आपकी प्रस्तावना है, ठीक है, आपकी प्रस्तावना में एक वर्ड है, ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये एक्चुअली फ्रांस की क्रांति का उद्घोष था, ठीक है, दैट वाज अ स्लोगन ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के लोगों ने एक नारा दिया था कि बेसिकली हमको स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्रता के सभी अधिकारों को
ठीक है, पढ़ के आए हो, समझ के आए हो, तो आप जानते हो स्वतंत्रता क्या होती है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो ना बेटा स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का मतलब होता है जहां पर राज्य अपने नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे और नागरिकों को, ठीक है ना, अपनी बात रखने का, ठीक है, सभी प्रकार से क्या हो बच्चे, अधिकार हो, तो उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। अब इस स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता भी आ जाती है, ठीक है, जिसमें किसी भी राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को अपने धार्मिक अधिकारों की पूरी स्वतंत्रता होती है। वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं या ना भी मान सकते हैं, और धर्म की पूजा पद्धति को वह किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, बस, ठीक है, इससे किसी दूसरे व्यक्ति का अहित ना होता हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा हम स्वतंत्रता के अधिकारों में हमने इतना भी पढ़ा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो उसको भी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, तो वो भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति के भी अपने अधिकार हैं, वो भी उसके स्वतंत्रता के अधिकार हैं। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। आप किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, कोई भी यूनियन आप बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, इसको आपका अधिकार है। आप किसी भी, ठीक है ना, शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, इसका आपको अधिकार है। आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूम सकते हैं, जहां पर आप चाहे बस सकते हैं, और आप कोई भी आजीविका का साधन अपना सकते हैं, ठीक है, इसको भी आपको अधिकार है। अब जैसे यहां पर, अब देखो हमारा संविधान कैसा है कि हमारे संविधान में अधिकार तो दिए गए हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन अधिकार देने के साथ साथ उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया है। मैंने बताया था कि नहीं कि अधिकार दिए गए लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब जैसे मान के चलिए कि दिगंबर माधव जी है। दिगंबर तुम बेवकूफ हो क्या बेटा, एक बात बताओ, अधिनियम का मीनिंग बताइए। एक्ट कहते हैं अधिनियम को, ठीक है ना। ऐसा कोई भी लॉ जो किसी भी, ठीक है, अथॉरिटी के द्वारा बनकर आता है, और वो अथॉरिटी एक लीगल अथॉरिटी होती है जिसको, ठीक है, हमने मान्यता दी रखी होती है, जिसको शासन ने मान्यता दी रखी होती है, तो वो कोई भी एक्ट जो आता है उसी को अधिनियम कहते हैं यार, ठीक है। हर एक चीज पर बस एक ही बात बेटा। अब आ गई है कल की क्लास, आ गई है, ठीक है, ध्यान रखना, कल वाली क्लास आपको मिल गई होगी, ठीक है, लगभग, ठीक है, 45 से 48 मिनट की कल की क्लास है, क्योंकि कल की क्लास की जो पहला वाला सेगमेंट था वो बीच में किसी भी कारणवश, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया था। क्लियर है दिगंबर जी, अब बात आपको समझ में आई। चलिए मैं सभी के कमेंट देख लूंगा बाबू, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरे एनसीईआरटी में सबसे कठिन पॉलिटी है। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है आपको पॉलिटी पढ़ाने की। अब मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य ये है कि मैं पॉलिटी का बिल्कुल निचोड़ आपको दे दूं, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी बेसिक से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन आप जहां खड़े हो जाएं वहां पॉलिटी को गाने लग जाएं, ठीक है। कोई धुरंधर ना हो जो आपके सामने बोल सके। इनफैक्ट मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, जब आप इस एनसीईआरटी की क्लास को खत्म करोगे तो जो एक दो बार मेंस भी लिख चुके होंगे ना, आपको उनसे कम नॉलेज नहीं बचेगी पॉलिटी के मामले में, आप उनसे कंपीट कर पाओगे, मेरी गारंटी है। अगर ऐसा स्टूडेंट आपको बनना है, ऐसा प्यारा बच्चा आपको बनना है, तो प्लीज आपको जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है तनु? चलिए ओके, तो वहां पर क्या है ना कि वहां पर कुछ सीमाएं हमने क्या कर दी हैं बेटा, कुछ सीमाएं हमने वहां पर आरोपित कर दी हैं। मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो हमने क्या किया, कुछ सीमाओं को हमने वहां पर आरोपित कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये बात समझ में आ गई सर, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है, वेरी फाइन, ठीक है, हमारे पूरे से समझ में आ गई, हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि हमें एक तरफ स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन ऊपर कुछ सीमाएं भी हैं। अब जैसे मान के चलिए कि मुकेश सैनी है, ठीक है ना, और मुकेश सैनी जो है, मुकेश सैनी को कुछ भी, ठीक है ना, अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, मुकेश सैनी को बोलने का अधिकार है, मुकेश सैनी कुछ भी बोल सकते हैं। तो कल को तो मुकेश सैनी मुझे गाली दे सकते हैं, कल को तो मुकेश सैनी अपने मम्मी पापा से फालतू बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुकेश को अधिकार है, ठीक है ना, बोलने का राइट है, बोलने की स्वतंत्रता है अगर मुकेश को, तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि उनको इन सीमाओं के भीतर रहकर ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो फ्रांस के अधिकार, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हमने, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता आप समझते हो, समानता आर्टिकल 14 से 18 में हमने, ठीक है, समानता को देखा ही है बहुत अच्छे से। और भाईचारे का मतलब पता है क्या होता है, भाईचारे का मैं आपको मतलब बताता हूं। देखो एक टर्म आता है एकता और एक आता है भाईचारा। जब हम यूनिटी की बात करते हैं एकता, तो एकता का मतलब पता है क्या होता है, एकता का मतलब होता है कि बेसिकली हम अगर, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिफरेंट कम्युनिटीज को या डिफरेंट कास्ट, ठीक है ना, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट हम रिलीजन को प्रैक्टिस या, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब चाहे हम विभिन्न धर्मों से हो, जाति से हो, या लिंगों से हो, या किसी से भी हो, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भारत देश के नागरिक हैं। तो एक होने की भावना, जैसे आपने देखा भी होगा, बचपन में सुना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक, हम सब हैं आपस में भाई भाई,
देखिए ये आपने आमतौर पर बहुत जगह सुना होगा ये स्लोगन कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम सब भाई भाई। तो डेट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअली एकता, ये यूनिटी को प्रदर्शित करता है कि चाहे लाख हमारी संस्कृति अलग हो, हमारा धर्म अलग हो, मतलब जिस रिलीजन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग हो, हमारी कास्ट अलग हो, ठीक है, हमारी वेशभूषा अलग हो, ठीक है, कुछ भी अलग हो मेरे प्यारे बच्चे, हमारा खान पान अलग हो, हमारा क्षेत्र अलग हो, ठीक, कुछ हमारे शरीर का रंग अलग हो, लेकिन फिर भी हम एक देश के नागरिक हैं, तो इसका मतलब है कि हम सब एक हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एकता। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, भाईचारे का मतलब क्या होता है? भाईचारे का मतलब होता है संदीप कुमार जी, नहीं प्राची कह रही है कि साइंस वाले सर साइंस को टफ बोलते हैं, पॉलिटी वाले सर, ठीक है ना, पॉलिटी को टफ बोलते हैं। देखो मैं इसका एक रीजन आपको बताता हूँ प्राची चौधरी, ठीक है, वाई पॉलिटी इज टफ। आप साइंस पढ़ के आए हो, ठीक है ना, आपने ठीक है 11th में 12th में साइंस पढ़ी है, साइंस वाले स्टूडेंट्स ने, और अच्छे से साइंस पढ़ी है। लेकिन जो ठीक है ना 11th और 12th में जिन बच्चों ने साइंस से नहीं बल्कि एसएसटी बैकग्राउंड से 11 12th किया है, ठीक है, उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके स्कूल्स में कभी अच्छे से पढ़ा ही नहीं गया है इस सब्जेक्ट को। दूसरा, ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस वाले सब्जेक्ट को एक्चुअली ठीक है नहीं पता ना कि उन्होंने पॉलिटी की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है राहुल सर ने। मैं हालांकि उन्हें बता दूंगा कि सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट यही है, ठीक है, आपका जो सबसे लंबे समय में होगा और सबसे ज्यादा गहनता और सूक्ष्मता रखे हुए है, जिसमें सबसे ज्यादा टीचर को पढ़ने की जरूरत है, वो सब्जेक्ट ये है एक्चुअली। ठीक है, चलो बच्चे, चलो ओके। हाँ, तो हमारे रिलीजन डिफरेंट है, ठीक है, हमारी कास्ट डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा फूड अलग अलग है, ठीक, कुल मिलाकर लेकिन फिर भी सब हम एक हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एकता। और भाईचारा पता है क्या होता है बेटा? आप में से जो लोग गांव के हैं ना, क्योंकि जो भी लोग आप में से गांव के हैं, आपने अपने मम्मी पापा से पूछना, आज तो नहीं होता ये गांव में, लेकिन अपने आप मम्मी पापा लोग से पूछना कि पहले गांव में ऐसा होता था बच्चे कि पहले गांव में अगर किसी लड़की की शादी है ना, गांव में किसी भी लड़की की शादी है, तो उस दिन लोग अपना दूध दूधिया को बेचते नहीं थे कि नहीं आज दूधिया पे दूध नहीं जाएगा। उस दिन लिटरली गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो दूधिया को भी पता होता था कि आज हमें किसी के घर का दूध नहीं मिलेगा, और जिसके घर का दूध मिलता भी था ना, वो बिल्कुल निम्न प्रकार का व्यक्ति था, ठीक है, बड़ा ठीक है, लोभी लालची टाइप का व्यक्ति था कि वो उस दिन भी दूध बेच देता था। पूरा दूध कहां जाता था? उस लड़की के घर के, क्योंकि बारात आएगी तो खोआ बनेगा, मिठाई बनेगी, पनीर बनेगा, तो दूध नहीं बेचता था। गांव का जितना भी पूरा मट्ठा है, जो छाछ है, जो ठीक है ना दहता था, तो पूरा का पूरा छाछ उस लड़की के घर पे जाता था, और लोग अपनी श्रद्धा से, कोई जिसके यहाँ पे आलू हुए हैं वो आलू दे देता था, जिसके यहाँ पे उस साल गेहूं हुए हैं वो कुछ गेहूं दे देता था। बेटा ऐसे सिस्टम होता था, अपने पापा से पूछ लेना, इसको कहते हैं भाईचारा। आज भी गांव में जब छान छबती है, छान छबने का मतलब होता है अभी जैसे गेहूं निकले, तो गेहूं निकलने के बाद बेटा गेहूं को जब हम फिल्टर्स करते हैं तो भूसा निकलता है, उस भूसे को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि वह पशुओं के एक चारे के रूप में यूज में आता है। बेसिकली एक तरह से वो पशुओं का फूड है जो भूसा है। तो भूसा को स्टोर करने के लिए छान बनाते हैं, ठीक है, आपने देखी होगी सन की, ठीक है, बेसिकली ठीक है, रेशों की एक फाइबर होता है, रेसे, उसके ऊपर ठीक है उसे बना देते हैं, उसको उसमें भर देते हैं, फिर उसके ऊपर से छान डालनी होती है। जब छान डालते हैं ना, तो उसमें लगभग 6 7 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, कई बार ये ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत भारी होती है, वो छान बनाई जाती है, ठीक है। तो जिसके खेत में छान डलनी होगी वो पहले ही बता देता था, भैया आज इतने बजे मेरी छान डलेगी, शाम के टाइम पे आ जाना। लोग अपना लिटरली काम छोड़ के उसके यहाँ पे पहुंच जाते थे कि भाई उसकी छान चल रही है, चलो आइए पहुंच जाते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, आज भी आप गांव में देख लो, आज भी गांव में जब शादी होती है ना, तो बारात आती है, तो बारात को जो परसने वाले लोग होते हैं ना, जो बारात को सर्व करते हैं, एक्चुअली वो कोई वेटर नहीं होता। ये वेटर फिटर का कॉन्सेप्ट बेटा रेस्टोरेंट और होटलों में वेटर नहीं होते भैया, ठीक है, लड़की का भैया, चाचा का, ताऊ का, पड़ोसी, मामा का, फूफा का, यही लोग एक्चुअली वेटर होते हैं, और बारातियों को बड़े प्यार से खिलाते हैं खाना कि भाई ये लो साहब, ठीक है, 2 रसगुल्ले और लो, बड़ा जबरदस्ती, अरे साहब 1 रसगुल्ला और लो, ठीक है, ये वाला सिस्टम होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं भाईचारा। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू होगा, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? चलो मैं आपको बता देता हूं, आपकी डिमांड है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी को यह अधिकार है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू कर सकती है, कहीं वो कानून हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ओवरलैप तो नहीं कर रहा। क्योंकि एक केशवानंद भारती मामला था जिसमें यह बोला गया था कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ओवरलैप करे, बेसिक स्ट्रक्चर का आनंद करे। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि एक पावर है जो जुडिशरी को दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि वो रिव्यू कर सकती है
कानूनों को कि वो कानून कहीं संविधान के ठीक है अहित में तो नहीं है। और जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि जैसे ठीक है जुडिशरी की अपनी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, जैसे मान के चलिए मैंने किसी के यहाँ पे चोरी कर ली, मैंने टुनटुन के यहाँ पे चोरी कर ली और टुनटुन ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी कि साहब सीसीटीवी में क्लियर आया है इसी शकल का लड़का है ठीक है, जिसके हल्की हल्की सी दाढ़ी रहती है ठीक है, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल क्लियर हो रखा है। और देखो जो टी शर्ट इसने आज पहन रखी है सेम डिट्टो टी शर्ट इसने तब पहन रखी थी जब ये हमारे यहाँ पे चोरी करने आया था। ये व्हाइट कलर की टी शर्ट थी ठीक है लेविस की, और यही था पक्का, यही आदमी था। चलो ठीक है, मेरे विरुद्ध एफआईआर हो गई। अब एफआईआर हो गई मेरे विरुद्ध ठीक है, तो मुझको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के भीतर वो मुझे जज साहब के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं अपने तर्क दूंगा कि साहब क्या है कि ये जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट मेरे चाचा का लड़का मुझसे 2 दिनों के लिए मांग के ले गया था, और मेरे चाचा के लड़के की भी ऐसी दाढ़ी है, वो भी इतनी मूंछ रखता है, वो भी बालों को ऐसे ही काटता है ठीक है, उसकी भी सेम ऐसी आदत है, और आप उसे मेरे सामने खड़ा कर लोगे लगभग 70% फीचर्स ठीक उससे मिलते हैं, तो शायद मैं नहीं हूंगा, मैं तो मास्टर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं चोरी क्यों करूंगा, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। वो मेरा चाचा का लड़का जो है वो जुआ खेलता है, पक्का ये काम उसी ने किया होगा। तो मैं अपने तर्क दूंगा, मजिस्ट्रेट साहब मेरे तर्क से सहमत हैं अथवा नहीं सहमत हैं, बात समझ पा रही है। अगर वो सहमत है तो मुझे सजा सुना देंगे, वो अगर वो मुझसे सहमत है तो वो मुझे बाइज्जत बरी कर देंगे, सहमत नहीं तो वो मुझे सजा सुना देंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। या ठीक है, मैंने कोई रिट दायर कर दी, मैंने 5 प्रकार की आपको रिट बताई थी, तो मैंने कोई रिट दायर कर दी और उसके तहत सुनवाई हो रही है, या कोई व्यक्ति जो याचिका दायर करता है ठीक है उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। एक्टिविज्म का मतलब होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी इस नॉर्मल प्रोसेस से अलग हटकर ठीक है निर्णय लेता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप लोग छोटे बहन भाई हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक है, कुछ साल पहले आज से जब आप बहुत छोटे होंगे, ये बात लगभग 2015-14 की है ठीक है, तो उस समय जो है ना किसानों ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, धरना दिया था किसानों ने, सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट वो धरना था, और वो एक्चुअली धरना दिया था उन्होंने NH10 पर। ये जो NH10 है आपका जो ठीक ना, ये आपका अमृतसर वाला जो है ठीक है, GT रोड वाला ठीक है, इस तरह से, तो वहां पर है ये ठीक है ना, जो आपके जो है ना पानीपत सोनीपत वगैरह को जोड़ता है, आई थिंक वही है। तो वहां पर उन्होंने धरना दिया था, मतलब दिल्ली की बॉर्डर पे, और जो हरियाणा से सटे हुए रोड है ठीक है, वहां पर वो लोग धरना दे रहे थे। मोस्टली उसमें जो किसान थे ठीक है ना, वो उसी क्षेत्र विशेष से आते थे, तो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था। अब मीडिया तो दलाल है, मीडिया तो बिकी हुई है, तो मीडिया वालों ने क्या किया कि मीडिया वालों ने बेसिकली किसानों की छवि को खराब करने के लिए ठीक है कुछ उन्होंने पिक्चर शेयर की। पिक्चर क्या थी कि जहां पे वो किसान धरना दे रहे थे, वहां पे कई बार आमतौर पे किसान उग्र भी हो जाते हैं, तो जो गाड़ियां वहां पे चल रही होती हैं ठीक है, गाड़ियों के साथ थोड़ी बहुत ठीक वो हो जाती है, क्योंकि कोई गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है कि हट हट हट, किसान गुस्सा हो गए कि हट तो रहे, ऐसे करके हो जाता है। तो ऐसी एक दो झड़पें कभी हुई होंगी, वहां से ट्रैफिक भी निकल रहा है, ये सब वो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि किसानों को बदनाम करने के लिए ठीक है ना, एक बेसिकली षड्यंत्र रचा मीडिया वालों ने। वो क्या कि चलो आओ इन किसानों को बदनाम करते हैं, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट है। आमतौर पे जिसकी सरकार होती है मीडिया भी उसकी हो ही जाती है, बड़ी जल्दी मीडिया बिक जाती है, इसमें कोई दो राय। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ पिक्चर शेयर किए, वहां पर रोड के बराबर में एक ठीक है छोटी सी झाड़ी, मतलब रोड के बराबर आमतौर पर झाड़ी और छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वहां पर जो है ना कुछ लेडीज गारमेंट्स जो है वो फटे थे ठीक है, वो फटी हुई हालत में लेडीज गारमेंट्स थे, टी शर्ट्स थी और उनकी इनर वियर्स थे ठीक है ना, ये सब चीजें थी उनकी। तो उन्होंने फोटो खींच के जो है ना उनको और वायरल करना स्टार्ट कर दिया कि देखो यहाँ पर जो है ना ठीक है 3-4 महिलाओं का रात में ठीक है रेप किया गया है, वो कार से थी और इस तरह से ठीक है। अब जब ये बात मीडिया के थ्रू सामने आई तो इसमें कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ठीक है, कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर मामला लेते हुए ठीक है तुरंत ठीक है वहां का जो निकटवर्ती पुलिस थाना था, जो पुलिस स्टेशन था ठीक है, उसके SHO को निर्देश दिए कि इस मामले की पूरी जांच कीजिए आप लोग ठीक है, पूरी जांच कीजिए इस मामले की, अच्छे से जांच कीजिए और पता कीजिए कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है महिलाओं के साथ। पता चला कि बेसिकली ये जो कपड़े हैं, जब उनकी फॉरेंसिक जांच हुई कि सर ये जो कपड़े हैं बेसिकली वो हैं कि यहाँ पे जो खाना बदोश लोग रहते हैं ठीक है, वो आमतौर पर पलायन कर जाते हैं, तो वो एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं, तो वो अपने गारमेंट्स वगैरह यहाँ पर ऐसे छोड़ जाते हैं, या फिर कुछ भी ठीक है ना, वट जो भी रीजन रहा हो, वो कपड़े बहुत पुराने थे, 1-2 साल पुराने थे, और वह मूवमेंट चल रहा था मुश्किल से महीने भर से ठीक है। तो फोरेंसिक जांच से ये पता चल गया कि नहीं वो नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बात समझ में, तो इसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जब सुप्रीम कोर्ट एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर किसी भी मामले का खुद से संज्ञान लेता है, उसकी तफ्तीश करवाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान लेके ठीक है फटकार लगाई है RBI को, सॉरी SBI को, तो इसको हम कहेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी क्या है। अब कनाडा का संविधान है, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो भैया कनाडा के संविधान से हमने
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये हमने लिया है। वहीं अमेरिका के संविधान से अगर हम बात करें तो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता व सर्वोच्चता ली है। ठीक है, कहां से भैया जी? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई मेरे छोटे बहन भाइयों? अगर समझ में आ गई तो आप लोग एक बार थम्स अप करोगे कि हाँ सर, आप जिस पेज का जिक्र कर रहे थे एनसीईआरटी में वो है। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, सब लोग ले लेंगे। ठीक है, और इस एनसीईआरटी का नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, ध्यान रखना क्या है इस एनसीईआरटी का नाम? भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, सिद्धांत और व्यवहार और व्यवहार। ठीक है, और व्यवहार। अगर आपके पास ये एनसीईआरटी नहीं है तो आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं? पहले मुझे एक बात बताइए। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपका बैच है ना, जब आप अपने बैच पे जाएंगे तो वहां पे टेलीग्राम का ऑप्शन आता है। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, आप वहां पे ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, इस क्लास की पूरी पीडीएफ को डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टेलीग्राम ग्रुप में बेटा मैं इस पूरी पीडीएफ को डाल दूंगा। ठीक है, आमतौर पर क्योंकि मैं इस बुक से ही पढ़ा रहा हूं और पूरी की पूरी बुक का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पूरी की पूरी बुक का निचोड़। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले, ठीक है, किसी ने ऐसा प्रयास किया होगा, ठीक है, कि मैं बच्चों को, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस बुक की, ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा। अगर आप इसकी फोटो कॉपी भी ना निकालें तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। और 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आप पढ़ के आज इन दोनों के दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। मुझसे प्रॉमिस करो कि करेंगे आप। मैं पीडीएफ डाल दूंगा पक्का, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, अभी मैं 2 चैप्टर्स की ही पीडीएफ डालूंगा, ये बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर्स ही मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन मैं केवल 2 चैप्टर्स की ही पीडीएफ डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे छोटे बहन भाई मेरे साथ साथ चलें। ठीक है, मेरे साथ साथ चलें। ठीक है, जो मैंने पढ़ा दिया उसे वो पढ़ें, रिवीजन करें। अगर मैंने आगे की पीडीएफ आपको दे दी, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि अरे ठीक है यार, ये ह्यूमन नेचर होता है, क्या जरूरत है मास्टर का लेक्चर लेने की, आगे की पीडीएफ पड़ी हुई है उन्हीं को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसका टेलीग्राम नहीं सेट हो पा रहा है, लेकिन वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले और पूछ ले कि सर नहीं हो पा रहा है, मैं टेलीग्राम को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूं, तो वो बता देंगे। ओके, ठीक है, प्रॉमिस करते हो ना आप सब लोग? प्रॉमिस करते हो? पक्का बताओ। ठीक है, पक्का प्रॉमिस डन। पिंकी प्रॉमिस करो। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, करना है तुम सबको। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने सर्वाधिक प्रावधान लिए, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब ठीक है, उसी बुक की, ठीक है, जो आपकी बुक है, ये उसी बुक की भैया जी, ठीक है, फोटो है जिसे आप देख रहे हैं। चलिए, ठीक है, अब ठीक है, इसी को मैं आपको, ठीक है, इससे बताता हूं, क्योंकि मैंने पूरे फंडामेंटल राइट्स आपको बता दिए, पूरे फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और गहनता के साथ, गहनता का मतलब है कि एक बुक का रेफरेंस भी दे दूं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि चलो बुक का रेफरेंस है, चलो बहुत अच्छे से। ठीक है, आओ अब यहां पर आओ। देखो, सबसे पहले ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार भैया जी कहां पर है? ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। इसमें है हमारे संविधान के भाग 3 में। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, पार्ट 3 है, जो हमारे संविधान का भाग 3 है, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक में है। ठीक है ना? तो ये भैया जी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक में है। और मौलिक अधिकारों के वर्तमान में कितने वर्ग हैं बताओ बच्चे? मौलिक अधिकारों के वर्तमान में कितने वर्ग हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान में मौलिक अधिकारों के 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं बाबू? वर्तमान में मौलिक अधिकारों के 6 वर्ग हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आइए, अब इसमें से जो सबसे पहला वर्ग है, ठीक है, समानता का अधिकार। अब ये समानता का जो अधिकार है वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक है। अब देखो, ठीक है, बुक में कितना कम दिया है, ठीक है, बहुत कम दिया है, लेकिन मैंने आपको कितना पढ़ाया आप खुद ये देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद ये देख सकते हैं कि बच्चे बुक में कितना कम है और आपको कितना डिटेल में पढ़ाया गया है। डिटेल में इसलिए पढ़ाया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 ये समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले है, ठीक है, कानून के समक्ष समानता
एवं कानूनों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 है। ये आर्टिकल 14 है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 है ये, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। फिर ये आर्टिकल 15 है, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का निषेध, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये आर्टिकल 15 है। और आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का राज्य कोई भेदभाव अपने नागरिकों के साथ नहीं करेगा। और राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेंगे। प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव कहां नहीं करेंगे, तो जो कोई भी ऐसा संस्थान जो सरकार के द्वारा, ठीक है, या सरकारी संस्थान है या सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो ऐसा कोई भी संस्थान जो या तो सरकार का है या जो सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ उसके प्रवेश में भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे सरकारी स्कूल है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल है सरकारी, कोई भी आ सकता है, सरकारी बस स्टैंड है, कोई भी आ सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी रंग हो, कैसा भी लिंग हो, ठीक है, और उसका, ठीक है, कहीं पर भी उसका जन्म स्थान हो या किसी भी धर्म का हो, तो चाहे रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, जो सरकारी हो, चाहे बस स्टैंड हो जो सरकारी हो, कोई भी हो, वटेवर, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस है, ठीक है, कोई भी आ जा सकता है अगर वह पब्लिक प्लेस है तो। लेकिन अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए है, जैसे मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मॉल है, ठीक है, तो मैं मॉल में किसी को रोक नहीं सकता इस आधार पे कि तुम्हारी कास्ट ये है या तुम्हारी कास्ट ये है, तुम्हारा धर्म ये है या तुम्हारा धर्म ये है, ठीक है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए इसके बाद, ठीक है, आर्टिकल 16 है कि सरकारी नौकरी में किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 16 मैंने बहुत अच्छे से बताया था। आर्टिकल 17 है बेटा अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार भैया जी कहां से कहां तक है, ये 19 से 22 तक है जो स्वतंत्रता का अधिकार है। कहां से कहां तक है मेरे साथ साथ बोलेंगे, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बोला गया है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आप समझते हैं भाषण और अभिव्यक्ति क्या होती है। इसमें शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार है, ठीक है। इसमें संगठित होने का मतलब संघ, संगम और सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। भारत में कहीं पर भी आने जाने का और कहीं पर भी बस जाने का अधिकार है। और कोई भी ऐसा पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है। कोई भी पेशा चुनना, व्यापार करना, लेकिन इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, ये ध्यान रखना। कोई भी ऐसा पेशा चुनना या व्यापार करना, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैंने 2014 में इंजीनियरिंग पास आउट किया, ठीक, गलगोटिया कॉलेज से। उस समय यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी चलती थी, यूपीटीयू चलती थी उस समय, तो मैंने वहां से, ठीक है, इंजीनियरिंग किया, पास आउट किया। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं यार, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले प्रोफेशन में ना बहुत रुपया नहीं है, या फिर मुझे, ठीक है, वो किक नहीं मिल पा रही, ठीक है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस प्रोफेशन से, आओ मैं डॉक्टरी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया और मैं मरीजों के इंजेक्शन लगा रहा हूँ, उनको दवाई दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी और बहुत पिटाई लगाएगी मुझ पर। मैं कहूंगा कि सर बोला तो है, आर्टिकल 19 में बोला है कि हमें कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार है। तो पुलिस बोलेगी कि डॉक्टर के व्यापार में, मतलब डॉक्टर के प्रोफेशन में आपको एमबीबीएस, एमडी या बीएमएस करने की आवश्यकता होती है, तो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो इंजीनियर डॉक्टरी नहीं कर सकता, डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बात ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वहां पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। या कोई भी ऐसा धंधा जिसपे सरकार चाह रही है कि उसपे सरकार की मोनोपोली है, तो आप वो नहीं कर सकते जिसपे सरकार की मोनोपोली है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लिख लेना इस बात को, ठीक है, जैसे डिफेंस, डिफेंस पे सरकार की मोनोपोली है, बात समझ पा रही है। जैसे कि, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी पे सरकार की मोनोपोली है, तो हम जैसे लोग, प्राइवेट लोग उसे नहीं कर सकते। जब तक सरकार ये ना करे कि हाँ भाई आप कर सकते हो, तब तक हम नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसके बाद आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मैंने आपको बताया है आर्टिकल 20 में क्या होता है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर आर्टिकल 21 है, ठीक है, इसमें क्या है भैया, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का। और इसके बाद है अभियुक्तों और सजा पाए व्यक्तियों के अधिकार, ठीक है ना, आर्टिकल 22 है। इसके बाद फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से, ठीक है, 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मैंने आपको बताया था दुर्व्यापार, वेगा, ठीक है, और बलाश्रम का मतलब बंधुआ मजदूरी इत्यादि पर रोक, और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक है। फिर इसके बाद आर्टिकल 25 से 28 है। 25 से 28 जो है आर्टिकल, वो क्या बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 25 से 28 है। अब ये जो आर्टिकल 25 से 28 है,
जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात करता है, जरा एक बार हम इसको देख लेते हैं बेटा बहुत अच्छे से। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आस्था और प्रार्थना की आजादी, ठीक है ना, आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, ठीक है, आप समझते हो, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स न देने से स्वतंत्रता, और कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल 29 से 30 है। आर्टिकल 29 से 30 जो है ये बोलता है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, और अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का पूरा अधिकार है। और उसके बाद फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है बेटा। किसमें है? आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें 5 प्रकार के रिटों का जिक्र किया गया है, और वो 5 प्रकार के रिट आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने उन रिटों के बारे में बता दिया था। आप चाहते हैं कि उन रिटों के बारे में जो 5 प्रकार के रिट है, ठीक है, उनको मैं लिखवा दूं, क्योंकि कल मैंने बता दिया था कि अधिकार परीक्षा क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ठीक है। तो बस 1 सेकंड का समय देंगे मुझे, बस 1 सेकंड के लिए गायब होना है, रिट वाली पीडीएफ यहाँ पे लगानी है, और मैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, रिट दिखा दूंगा कि कौन कौन से रिट हैं। बताइए, अच्छा अभी तक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? प्लीज मुझे बताएंगे कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है, बढ़िया तरह से समझ में आई? किसी को किसी भी प्रकार की कोई इश्यू तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, एकदम लल्लन टॉप तरीके से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और इस पूरे एनसीईआरटी में आप बताइए मुझे, अभी तक आपने इतनी सारी क्लास ले ली इस एनसीईआरटी बैच में, अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन बन गया है? ठीक है, होता है ना किसी का कि जब हम अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमारा फेवरेट बन ही जाता है जाने अनजाने में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, ठीक है, कि एक ही लोगों से प्यार होता है, ठीक है, प्यार एक ही बार होता है, जबरदस्त होता है, ऐसे ही एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। तो कौन सा सब्जेक्ट जो आपका बहुत प्यारा बन गया? हाँ, शुभानी आपका मैसेज दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। इनफैक्ट शुभानी मुझे आपका मैसेज ही नहीं, ठीक है, मुझे आप भी दिख रही हैं पढ़ते हुए हाँ, सभी कमेंट दिख पा रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड के लिए बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप ओपन क्यों करना है? क्योंकि मुझे फाइल लगानी है ना, एक फाइल मुझको लगानी है, मुझे अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। तो 1 सेकंड के लिए कैमरा जो है, ठीक है, वो आपको दिखाई, मतलब मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, आप मेरी आवाज सुन पाएंगे। अभी देखो मैं 1 सेकंड में गायब होता हूँ, देखो, ठीक है, मैं गायब हो गया, ठीक है। बस, ठीक है, थोड़ा सा इत्मीनान रखना, हल्ला मत मचाना, ठीक है, क्योंकि एक फाइल है, ठीक है, और वो फाइल यहाँ पे लगानी है जिससे कि मैं, ठीक है, वो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण इत्यादि है ना, वो सारी चीजें, तो वो ऑन रिटन आपको यहाँ पे दिख सके। हालांकि आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं उसे दिखा दूं आपको एक बार, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया मैं, देखो तुम्हारे सामने फिर से, ठीक है, मैं फिर से आ गया तुम्हारे सामने। ओके, ओके, ठीक है। अब देखो, अब ठीक है, ये है आपका, ठीक है ना, आपका चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, और इसमें सबसे लास्ट में है आपका, ठीक है, सबसे लास्ट में है आपका, ठीक है, आर्टिकल 32 के बारे में। देखिए, ठीक है, आर्टिकल 32, इसे आप समझिए, आर्टिकल 32 को बेटा, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस,
ठीक है, पहले आप मुझसे समझ लें कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ये एक्चुअली आपका एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है बेटा? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे शरीर प्राप्त करना। हैबियस कॉर्पस मतलब अगर, ठीक है, किसी ने किसी को 24 घंटे से अधिक गैर कानूनी तरीके से कैद कर रखा है, ठीक है, तब मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने 24 घंटे से ज्यादा किसी को गैर कानूनी तरीके से कैद कर रखा था, तो उसके अगेंस्ट ये रिट लाई जाती है, हैबियस कॉर्पस। ये हैबियस कॉर्पस जो है, इस रिट को, हैबियस कॉर्पस रिट को, ठीक है, हम किसी भी सरकारी व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखना, तो किसी भी सरकारी, कोई सरकारी व्यक्ति हो उसके अगेंस्ट भी हैबियस कॉर्पस को ला सकते हैं, और चाहे कोई गैर सरकारी हो, ठीक है, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हो, हम प्राइवेट व्यक्ति के भी अगेंस्ट ला सकते हैं। तो ये जो हैबियस कॉर्पस रिट है, इस हैबियस कॉर्पस रिट को हम सरकारी व्यक्ति के साथ साथ अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी है तो उसके अगेंस्ट इस हैबियस कॉर्पस रिट को ला सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि भाई गिरफ्तार कर रखा है, कैद में कर रखा है, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है, तब कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वो भी जा सकता है जब छूट जाए। अभी तो फिलहाल कैद में है, जब छूट जाएगा तब वो एविडेंस के साथ बताएगा सर इसने मुझको कैद कर रखा था, या कोई और तीसरा व्यक्ति जो देख ले कि भाई इस तरह से इस व्यक्ति को यहाँ पर कैद में रख रखा है, चलो मैं कोर्ट में जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर देता हूं, तो भी बच्चे इसकी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। परमादेश, ठीक है, परमादेश ये वाली रिट, ठीक है, परमादेश बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं मैंडेबस। मैंडेबस, इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बेटा क्या देता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें आदेश देता है, लेकिन ये आदेश केवल किसको? सरकारी व्यक्ति को दिया जाएगा, प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ये आदेश केवल किसको दिया जाएगा? सरकारी व्यक्ति को, ठीक है ना। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसने अपने किसी सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया है। जैसे मान के चलिए कि मैं कलेक्टर था, ठीक है ना, और ठीक है मैंने, ठीक है, लोगों की याचिकाओं को, ठीक है, उनकी समस्याओं को सुनने से मना कर दिया कि मैं नहीं सुनना तुम्हारी समस्या, चलो जाओ। और वो लोग पढ़े लिखे थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो मैंने बताया था आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे आप। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाकर इन 500 रिटों को लागू करवाना है तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे। अगर आप हाई कोर्ट जाकर इन 500 में से किसी भी प्रकार की रिट को लागू करवाना चाहते हैं तब आप आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। किसके तहत जाएंगे? आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग पहुंच गए और फिर उन्होंने मेरे अगेंस्ट इस प्रकार के रिट को दायर कर दिया। तुरंत मुझे न्यायालय, ठीक, बुला लेंगे, न्यायाधीश महोदय बुला लेंगे और कहेंगे कि हम आदेश देते हैं कि यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। आप सेम यही लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, जो आप नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे नोट्स बनाना है एनसीईआरटी के, ठीक है। इसके बाद निषेध आदेश, ठीक है। अब ये निषेध क्या है? प्रतिषेध। ये निषेध क्या है सर? प्रतिषेध, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस निषेध का मतलब क्या है जी? इस निषेध का मतलब क्या है? इस निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रतिषेध, ठीक है ना। अब प्रतिषेध में क्या है भैया? जब कोई लोअर जुडिशरी, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही हो, लेकिन अभी उसने फैसला पूरी तरह से सुनाया नहीं है, अभी काम जो है चल रहा है, तब हायर जुडिशरी उसके उस काम को रोककर, ठीक है, खुद संज्ञान ले लेगी, ठीक है। निषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, ये ध्यान रखना, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके जब कोई भी निचली अदालत किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जो हैं उसे ऐसा करने के लिए रोकती हैं। इसी को हम निषेध आदेश कहते हैं। अधिकार प्रक्षा को वारंटो, ये क्या होती है? अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपनी हैसियत से बाहर जाके कार्य करता है, ठीक, ध्यान रखना, ध्यान रखना। एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, एक टर्म यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, चलो मैं नहीं टर्म यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन ठीक है एक बात बोलते हैं कि क्यों खामखा, जैसे बोला जाता है ना कि चादर जितनी हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, ठीक है ना, मतलब ठीक है, हैसियत से ऊपर की बात नहीं करनी चाहिए। अब है कांस्टेबल, ठीक है ना, और ठीक है ना, बेसिकली
काम कर रहे हैं एसएसपी वाला, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर है ना? तो अधिकार परीक्षा का मतलब ये है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है, तब अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर उसे कार्य करने से रोक दिया जाता है। और उत्प्रेषण रिट, ठीक है, ये दो रिट, ठीक है, ध्यान रखना, ये सर्टियोरी है। उत्प्रेषण और निषेध या प्रतिषेध, ये दोनों की दोनों भैया जी किससे संबंधित है? उत्प्रेषण और जो निषेध है ये दोनों की दोनों भैया जी आपकी न्यायपालिका से संबंधित है। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को से लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालती अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मतलब उत्प्रेषण का मतलब है कि वो कार्य कर चुका है, ठीक है, या फिर कोई निचली अदालत फैसला सुना चुकी है, तब उस मामले को पूरी तरह से रद्द करके हायर जुडिशरी उस मामले को अपने पास ले लेती है, तो इसको हम उत्प्रेषण कहते हैं। उसके हम क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो आज पहली बार बेसिकली मुझे ये पीडीएफ वगैरह यूज की मैंने इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि बच्चे, ठीक है, मैं आप ही के जितना और आप ही के बराबर एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पता है कब पढ़ी थी? ठीक है, व्हेन आई वाज इन माई लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो तब मैंने जो है ना ये सब पढ़ा था एनसीईआरटी को, क्योंकि जब हम अपना बेस मजबूत कर रहे थे, ठीक है, तभी हमने पढ़ा था। अब आप सोच के देखो कि 2013-14 में जो चीज पढ़ी आज 10 साल हो चुके हैं, दोबारा से आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए, ओके ओम प्रकाश, मेरी बात समझ में आई सभी को बहुत अच्छे से? ओके, ठीक है, क्लियर हुआ ना सभी को ये बात? तो ठीक है ना, इसका ठीक है ध्यान रखना, ठीक है, ये है आपका और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना भी चाहता था कि ये जो पांचों प्रकार की रेट है, पांचों प्रकार की रेट को एनसीईआरटी ने किस तरह से ठीक है लिखा है, ठीक है, वो चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाई दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में संबंध। ठीक है, एफआर में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट, तो डीपीएसपी और एफआर फंडामेंटल राइट्स में संबंध, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है ना, हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या समानता है, हम समानताओं के बारे में चर्चा करेंगे, और दोनों में क्या क्या असमानता है, हम असमानता के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, ठीक है ना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और बात मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस लेक्चर के बाद मैं ठीक है ना आपसे कहूंगा, ठीक है, एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि जब आप इस ठीक है क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते होंगे तो वहां पर एक ठीक है रेटिंग सिस्टम आता होगा, आता है एक रेटिंग, कुछ रेटिंग वगैरह करने का, कि जैसे ये क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, कैसी लगी, ये ऐसा कुछ आता है ना, तो आप दिया करो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपके हक की बात है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो बच्चे? आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। मैं आपको आपके अधिकार बता रहा हूं ना, और जब आपको ठीक है संस्थान ने ये अधिकार दिया है कि आप रिव्यू करो, आप बताओ, ठीक है ना, कि किसका पढ़ाया हुआ आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वहां पे आप रेटिंग्स दो। ठीक है, क्लियर है? रेटिंग्स दो, क्योंकि मान के चलिए अगर मैं ही कल को अच्छा ना पढ़ाऊं, ठीक है, तो मेरी रेटिंग्स वहां पे जाए कि भाई मैं अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहा, या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं और मेरी रेटिंग्स बहुत अच्छी जा रही हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अब बच्चों के लिए मुझे और ज्यादा अच्छा पढ़ाना है, ठीक है, मुझे उनके लिए पूरी जी जान लगा देंगे। मैं बेटा कोशिश करूंगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पे, मैं इसकी कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए, ठीक है, मैं बात करूंगा, ठीक है, लेकिन ठीक है ध्यान रखना किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ दे ही दूंगा, किसी ना किसी माध्यम से मैं दे दूंगा। ठीक है, कल सुबह तक का वेट करना, आज रात को आप टेलीग्राम ग्रुप में भर मत देना, टेलीग्राम ग्रुप को आज भर मत देना। ठीक है, दिग्विजय सर क्यों नहीं आई पीडीएफ, ठीक है ना, वेट करना थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, उत्प्रेषण रेट का मतलब होता है बच्चे कि देखो, जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध में कोई लोअर जुडिशरी किसी प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर रही है, ऑन गोइंग, और उत्प्रेषण का मतलब है कि वो कर चुकी है, कोई भी लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र का किसी नेचुरल लॉ का उल्लंघन कर चुकी है, कर चुकी है। ठीक है, तो एक प्रेजेंट में है, कर रही है, और एक बेसिकली कर चुकी है, मतलब उसने ठीक है ये पास्ट में है।
तो कर चुकी है, तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द करके मामला अपने पास हायर जुडिशरी ले लेती है। ठीक है, चलिए अभी हम कल बताएंगे, ठीक, कल डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में क्या समानता और असमानता होती है। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे और बहुत अच्छे से। तो कल बेसिकली हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके नीति, ओके ठीक है। तो सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, स्वस्थ और मस्त रहो। लव यू ऑल मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ढेर सारा प्यार आपको। ठीक है, चलो आराम से बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरा मन लगा के पढ़ो और प्रॉमिस करो मुझसे अपने बड़े भाई से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे, प्रॉमिस करना, ठीक है ना। और ठीक है, आप जुड़े रहो, ठीक है, हमसे, RWA से, मुझसे, ठीक है। मैं आपको समय समय पर गाइडेंस देता रहूंगा क्योंकि मैं एक सफल अभ्यर्थी हूं, ठीक है ना। ये इस प्रोफेशन को मैंने ठीक है चूज किया है बेसिकली अपने मन से। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हुआ, मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। हालांकि अगर मैं असफल भी हुआ हूं तो वो भी बताऊंगा कि असफलता से कैसे बचो, और सफल हुआ हूं तो वो भी बताऊंगा कि कैसे आप सफल हो सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।